23 आया अभी तक, 24। चलो आ जाएंगे। ओके, अब आप देखो, वो मैंने आपको 1 लीटर वाला कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब मेरा दूसरा वाला जो था, जो सोल्यूशन था, वो 100 लीटर था उसके अंदर। अब आप सोचो 1 लीटर और 100 लीटर में काफी डिफरेंस होता है, ठीक है। हालांकि मैं अपने स्क्रीन पे वो डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकता, बट फिर भी मैंने मॉलिक्यूल्स को जितने हो सके उतने अपार्ट रखे हैं। आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल इधर है और ये मॉलिक्यूल इधर है, इतना दूर। हाँ, ये मॉलिक्यूल और ये इतना दूर है, ये भी इतना दूर है, और इससे भी दूर होंगे। 100 लीटर था मैंने। अब आप सोचो क्या ये मॉलिक्यूल के ऊपर इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन या इस मॉलिक्यूल का इंटरेक्शन होगा जिसमें 100 लीटर पानी है? नो सर। नहीं नहीं होगा, नहीं। क्योंकि वो काफी मॉलिक्यूल्स अपार्ट हो चुके हैं, क्योंकि इतना ज्यादा सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया है कि मॉलिक्यूल्स इतने दूर दूर हो गए कि उनके बीच में कोई इंटरेक्शन ही नहीं है। अब अगर इंटरेक्शन नहीं है तो ये अपने फुल पोटेंशियल से भागेगा। इस सेंटर वाला मॉलिक्यूल, या वैसे यहाँ पर सब कुछ जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, हर सारे मॉलिक्यूल्स अपने पूरे पोटेंशियल से भागेंगे। और अगर पूरे पोटेंशियल से भागेंगे, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। इंडिपेंडेंट, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं, पूरी तरह से इंडिपेंडेंटली भागेंगे। अगर अपनी फुल पोटेंशियल से भागेंगे तो अपनी फुल पोटेंशियल से भागे तो इनका कंडक्टेंस तो मैक्सिमम ही होगा, इनका कंडक्टेंस तो मैक्सिमम ही होगा। इसीलिए तो बोला जाता है कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो कंडक्टेंस आता है या मोलार कंडक्टिविटी जो आती है वो मैक्सिमम होती है, क्योंकि आयंस अपनी फुल पोटेंशियल से भाग पाते हैं, उनके ऊपर किसी का भी इफेक्ट नहीं होता है। इसी को यूज किया काउलुच ने। समझ में आया आप लोगों को? हाँ सर। यस सर। अब Yes, देखना sir. काउलुच का लॉ भी समझना कितना आसान है, अगर ये समझ में आया तो देखो। और ये लॉ एग्जाम में आ सकता है, राइट काउलुच लॉ। लॉ पढ़ना, क्या लिखा देखो, इजी है। द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स कोआयन। जो इसके साथ होगा, जैसे को स्टार होते हैं वैसे आयंस के भी कोआयन इसके साथ जो होंगे। द लॉ स्टेट्स दैट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ईच आयन migrates independent of coion and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of ion to which it is associated. To which it is associated, चाहे वो किसी के साथ भी हो, जिससे भी एसोसिएटेड है उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंटली भाग रहा है, इंडिपेंडेंटली भाग रहा है। समझ में आया लॉ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. आप खुद से लिख सकते हो आराम से। आई होप आप आराम से खुद से लिख सकते हो। बस इतना ही आपको लिखना है। एग्जाम में अगर आया 1 मार्क के लिए लॉ आ सकता है सीधा, स्टेट्स काउलुच लॉ, इतना लिखना है आपको, ठीक है। ओके, तो अब क्या होने वाला है आपको पता है, कटायन अपना फुल पोटेंशियल से भागेंगे, अनायंस अपने फुल पोटेंशियल से भागने वाले। इसीलिए यहाँ पे जो टोटल मोलार कंडक्टेंस होता है उसका फॉर्मूला देखो क्या दिया उन्होंने, देखो क्या लिखा, पहले पढ़ते हैं। बोथ कटायन एंड अनायन contribute to the molar conductivity of an electrolyte at zero concentration, and thus the molar conductance lambda naught मैं पढ़ रहा हूँ is the sum of molar conductivity of cation and that of molar conductivity of anion at zero concentration. तो जो टोटल मोलार कंडक्टिविटी होगी वो किससे आने वाली है? सारे कटायन से आने वाला है वो, प्लस सारे एनायन से आने वाला है वो। इन दोनों को ऐड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप देख सकते हो उन्होंने यहाँ पर एग्जैक्ट लैम्बडा यूज किया है, तो यहाँ ध्यान देना, दो अलग अलग, ये भी लैम्बडा ही है, बट अभी जो ये पढ़ रहे हैं ये भी लैम्बडा ही है। क्योंकि ये क्या है, ये लैम्बडा क्या बता रहा है, इसके नीचे बाजू में देखो क्या दिखा है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये क्या है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये क्या है, मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एनायन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ में आया? देखो लिखा भी वैसे, रुको पढ़ लेते हैं। वेयर लैम्बडा प्लस एंड लैम्बडा माइनस आर द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ कटायन एंड अनायन। So इनको लिखना चाहिए था at infinite dilution respectively, and n plus and n minus are the number of moles of cation। कितने, अभी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको AlCl3 देता तो एल्यूमिनियम कितने होते हैं? एल्यूमिनियम तो एक ही होता है, पर क्लोरीन कितने होते हैं? 3। तो कटायन तो एक है बट एनायन 3 है, तो नंबर ऑफ मोल्स भी तो होंगे। तो n क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन एंड एनायन specified in the chemical formula of the electrolyte।
समझ में आया? हाँ सर। Yes, sir. एग्जाम में अगर आपको स्ट्रेट कॉलुच लॉ आता है तो आप ये पूरा लिखोगे, आप सिर्फ इतना लिख के मत आ जाना, सिर्फ इतना सा लिख के मत आना, इतना सा नहीं लिखना है, सब कुछ यहाँ तक लिखना, पूरा पूरा बताना कि कटायन की वजह से जो आएगा और एनायन की वजह से जो आएगा उन दोनों को ऐड करेंगे, फिर ये फॉर्मूला लिखना, फिर बताना ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है, बस खत्म। तो आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, चाहे भले वो 1 मार्क के लिए क्यों ना है, लिखने का पूरा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन, इसकी 3 एप्लीकेशन हैं। पहली एप्लीकेशन मैं आपको बता चुका हूँ। पहली एप्लीकेशन क्या है? फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। क्यों? स्ट्रॉन्ग का तो हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग का तो हम ऑलरेडी फाइंड कर सकते हैं उस फॉर्मूला से। ठीक है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो पहला देखते क्या है। एप्लीकेशन ऑफ कॉलुच थ्योरी। The theory can be used to calculate the molar conductivity of an electrolyte at zero concentration. At zero concentration. ठीक है, ओके। ओके, मोस्टली ये यूज होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बट आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फाइंड कर सकते हो, है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी फाइंड कर सकते हो। अगर आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मोलार, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हो, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे फाइंड करोगे, है ना। एक मोलार कंडक्टिविटी है, मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, तो मोलार कंडक्टिविटी इस फॉर्मूले से आ जाएगी, बट उसके लिए मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन चाहिए ना, तो वो किससे आएगा? वो चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, दोनों की मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लूज लॉस ही आने वाला। तो आप देख सकते हो KCl, KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सॉल्ट है वो, बेरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे? आप देख सकते हो K+Cl-। बेरियम हाइड्रोक्साइड के लिए कैसे होगा? बेरियम का एक ही आयन है, तो बेरियम की वजह से OH कितने हैं? 2, दोनों का ऐड कर लो, आपको एग्जाम में क्वेश्चन में वैल्यू दी रहेगी इन लैम्डास की। ठीक है, तो लिखा है नोइंग द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलार कंडक्टिविटी लैम्डा नॉट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी ऑब्टेन्ड। इसको गिनेंगे तो 4 हो जाएंगे एप्लीकेशन। समझ में आया? इजी तो है, वही तो है यस सर। वापस। हाँ सर। ओके, अब देखो ये मेन थियरी, मेन ये है, अब तक तो ठीक है, मेन का उल्लू चलाइए रहा। अच्छा, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आया, मुझे बता देना। कभी कभी क्या होता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था शायद, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं पढ़ाते पढ़ाते बहुत फास्ट हो जाता हूँ, बहुत फास्ट पढ़ाने लग जाता हूँ या फास्ट बोलने लग जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ स्लो बोलने की, तो फिर भी मैं फास्ट बोल देता हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगे तो प्लीज़ मुझे बताना कि सर आप बहुत फास्ट बोल रहे हो, तो मुझे नहीं समझ रहा है करके। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ इशू है तो मुझे बता देना, क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो समझा रहा हूँ, आपको समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, मैं उसी को प्रायोरिटी देता हूँ। तो आपको समझ में आ रहा है ना सब कुछ, या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ? बोलो। हाँ सर। सर आवाज समझ में लैग आ हो रहा रहा है है ना? आपका सर कुछ। बराबर है, जम रहा है। जम रहा है ना? ओके ओके, क्योंकि मैं बहुत फास्ट बोल देता हूँ। हालांकि मैं लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ स्लो बोलने का, बट कभी कभी क्या, पढ़ाते पढ़ाते इतना डीप पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ भूल जाता हूँ, मैं वापस फास्ट बोलने लग जाता हूँ, इसीलिए आपको बोला है। वैसे मैंने आपको पढ़ाया 11th में, आप हैबिचुअल तो रहोगे थोड़े बहुत, फिर भी। चलो नेक्स्ट देखो क्या लिखा। द थियरी इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन कैलकुलेटिंग, देखो लिखा भी है पर्टिकुलरली यूजफुल इन कैलकुलेटिंग लैम्डा नॉट वैल्यूज ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इस थियरी से हम ज्यादातर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए निकालते हैं, स्ट्रॉन्ग के लिए इसका यूज नहीं है इतना। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड दोज ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दोज लिखा है, बट पर्टिकुलरली वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो एग्जाम में अगर आपको आ जाए कि काउलुच लॉ का यूज क्या है, फाइंड आउट, अगर ऑप्शन में दोनों आ जाए और तीसरा ऑप्शन है ऑल बोथ, तो बोथ को मार्क करना। पर अगर 4 ऑप्शन है और कहीं पे भी बोथ नहीं है और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी दिया, वीक इलेक्ट्रोलाइट भी दिया, तो आप वीक को मार्क करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको ऑप्शन में बोथ दिखता है तो आप बोथ मार्क कर सकते हो, राइट है वो, कि दोनों ही क्या, दोनों की ही मोलार कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। बट अगर दोनों दोनों दिए बट बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर इज वीक, बिकॉज ज्यादातर इंपॉर्टेंस वीक को दिया जाता है। ठीक है, अब देखो क्या है, फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, चलो मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली करते क्या है लोग। अभी क्या करते हैं एक्चुअली वीक का कैसे निकालते हैं, हेस लॉ जैसा है। अब आप सोचो,
CH3COOH वो तो पूरी तरह से डिसोसिएट होता ही नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो हम इसकी मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे? क्या करने वाले? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का यूज करके। देखो क्या करेंगे, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? क्योंकि ये सॉल्ट है। याद रखना, सॉल्ट हमेशा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है। कैसे पता चला मुझे सॉल्ट है? ऑब्वियसली ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? एसिड, इतना पार्ट एसिड से आया हुआ है और ये वाला पार्ट बेस से आया है। कौन सा बेस? NaOH। तो जब कभी भी एसिड और बेस से जुड़ा हुआ कोई एस्पेक्ट दिखता है तो वो सॉल्ट होता है। अब वो सब नहीं समझाने जा रहा हूँ सॉल्ट क्या होता है, बट अभी के लिए इतना याद रखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है क्योंकि सॉल्ट है। NaCl, ये भी क्या है? एक मिनट, हाँ NaCl नहीं, NaCl नहीं, हाँ NaCl ठीक है, NaCl और HCl, तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग है। ये सॉल्ट है, ये सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इन तीनों का तो हम मोलर कंडक्टेंस निकाल ही सकते हैं, ये तो पूरी तरह से डिसोसिएट होता है। हम इनका यूज करके इसको फाइंड करेंगे, जैसे हेस लॉ करते हैं। आप इन तीनों को किसने किया? ओके, आप इन तीनों को इस तरह से अरेंज करो, आप इन तीनों को इस तरह से अरेंज करो जैसे हेस लॉ में करते हो। इन तीनों को ऐसा अरेंज करो कि इसके जैसा दिखे। तो देखो मैं अभी बताता हूँ क्या करोगे। पहले वाले को ले लो। अब आपको दिख रहा है पहले वाले में एक्स्ट्रा क्या है? Na एक्स्ट्रा, मतलब Na को बाहर निकालना है तो माइनस कर दो NaCl को। NaCl को माइनस कर दिया, हमें पता है NaCl को माइनस कर दिया तो इसमें Cl भी माइनस हुआ है, Cl तो कहीं दिखा ही नहीं, तो HCl को ऐड कर लो। अगर आप HCl को ऐड करोगे तो H, इसके साथ हमें H की जरूरत थी, H मिल जाएगा। क्लोरीन चाहिए था, क्लोरीन मिल गया, क्लोरीन मिल गया और यहाँ पे क्लोरीन माइनस भी हो गया, तो Na Cl Cl बचा क्या? ना पार्ट, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी और इसकी वैल्यू दी रहती है, तो आपको तीन चीजों की वैल्यू दी होगी, उन तीनों को आपको इस तरह से अरेंज करना है कि जो मेन है वो बन जाए। ठीक ना? मैं आपको समझाता हूँ, समझ में आई? देखो इधर वही है, वही एग्जांपल मैंने यहाँ से देख के बताया, आप देख सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल, lambda naught of acetic acid can be calculated by knowing those of HCl, NaCl, CH3COONA. देखो HCl plus this minus NaCl, तो देखो उन्होंने फिर इनको भी स्प्लिट करके दिखाया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आए। तो उन्होंने इसको भी स्प्लिट करके दिया है। देखो क्या क्या है, H है, Cl है, हमें सिर्फ ये चाहिए और ये H चाहिए, ये और ये चाहिए, बाकी सब माइनस होने चाहिए। क्या हो रहा है? Cl प्लस है, Cl माइनस है, Na माइनस है, Na प्लस है, बचे सिर्फ ये दो ही। समझ में आया? क्वेश्चन करोगे तो और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। हेस लॉ भी तो ऐसी है, समझा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, हेस sir. लॉ भी तो ऐसे ही होता है, ऐसे तीन चार चीजें दी होती है, उनको अरेंज करना है इस तरह से कि ये बन जाए। तो आपको क्वेश्चन से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो क्या लिखा है, वो ऊपर का बाद में पढ़ लेंगे। कैलकुलेट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ AgI। अब AgI का कैलकुलेट करना है, और कौन सा दिया है? NaI दिया है, AgNO3 दिया है और NaNO3 दिया है। आप अपना दिमाग लगाओ कि हमें क्या करना होगा, आप ही सोच लो, सोल्यूशन बाद में देखना। हमें पता है हमें AgI कैलकुलेट करना है, मतलब ये चाहिए, I चाहिए हमें, ये भी चाहिए, तो इन दोनों को तो ऐड करेंगे हम, NaI प्लस AgNO3। अब इन दोनों को ऐड तो कर लिया, पर इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया? इसमें एक्स्ट्रा कौन आ गया? Na और NO3, माइनस कर दो NaNO3। तो मैंने इन तीनों को इस तरह से अरेंज किया तो क्या बन गया? AgI, और इनकी वैल्यू तो दी हुई है, बस खत्म। समझ में आया क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये इन्होंने पता नहीं ये क्या किया है, ये ब्रेक करने की क्या जरूरत है? Na प्लस, ये ब्रेक करने की जरूरत क्या है? यहाँ पे ब्रेकिंग का कुछ दिया ही नहीं है, ये नहीं करने की जरूरत है। ये ब्रेक करके बताया गया Na प्लस I माइनस, कहाँ करो जरूरत है? डायरेक्ट दिया तो है उन्होंने 126.9। देखो आप अल्टीमेटली उन्होंने यही किया, तो वैल्यूज दी, वैल्यूज को पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, खत्म। यूनिट याद रखना, यूनिट नहीं लिखी तो बैग आंसर। हम पता है ये सब क्या फाइंड कर रहे हैं? मोलार कंडक्टिविटी। मोलार कंडक्टिविटी यूनिट क्या है? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर
मोल इनवर्स वही है, देख लो। इन लोग साइमन यूज नहीं करके मोल ओम इनवर्स यूज कर रहे, बट आपको एग्जाम में बेटर है आप साइमन यूज करो। ओम भी कर सकते हो ओम इनवर्स, बट ठीक है। समझ में आया? ये क्वेश्चन समझ में सबसे इजी है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं और सबसे इजीएस्ट पार्ट है, कुछ है ही नहीं। ठीक है क्या? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये हो गया हमारा। चलो अब काम करो, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। चलो मेरा थोड़ा गला को रेस्ट में मिल जाएगा, तो ये सॉल्व करो। ट्राई करो इसको, नहीं आया तो हम करेंगे। मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपका सॉल्व हो जाए तो बता दें। ओके, एक मिनट रुक जाओ। एक आंसर आया शायद ना, दोनों का ऑलमोस्ट सेम है, तो राइट ही होगा। सर सोल्यूशन तो दिया नहीं है, कुछ करना है? दिया है क्या सोल्यूशन? नहीं दिया है, इजी तो है। एक आंसर अलग आया है शायद, ये भी आंसर हो सकता है। रुको एक मिनट चेक करता हूँ मैं। अच्छे से किया ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है। जस्ट अ मिनट। Ma. म्यूट 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 म्यूट, प्लीज म्यूट। ओके एक मिनट। 1.132, जस्ट अ मिनट। 1.132 प्लस, किसको ऐड करोगे? HCl को ऐड करना है। HCl कितना? 4.261 प्लस 4.261 माइनस कितना करना है हमें? 1.499, 1.499। आंसर इज 3.894।
हाँ सर आयुष मैंने आपने वो आंसर सही। क्या क्या बोला? 1.32 लिया, वन देखा नहीं। ध्यान दो फिर, दोनों ने सेम मिस्टेक कर दी। यदि अभी आपने भी वही आंसर दिया है, तो आंसर ये है, एकदम सिंपल है, इसमें गलती मत करके आना। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ कि आप लोग को आ तो गया है, ये आंसर है। ठीक है, दिस इज द आंसर। सिंपली हमें दो को ऐड करके एक तीसरे को माइनस करना था। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटीज एट जीरो कंसंट्रेशन फॉर CaCl2 and Na2SO4। हाँ, यहाँ पर आयनिक फॉर्म में दिया है, यहाँ पर ये तो और सिंपल है। क्या करना है, CaCl2 तो Ca का दिया है, क्लोरीन का दिया है। Ca की वैल्यू लोगे, क्लोरीन की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर दोनों को ऐड कर दो। सिमिलरली Na2SO4 में भी वही करना है। चलो करो इसको सॉल्व, ये राइट होना चाहिए। करो, रुको सॉल्यूशन हटा देते हैं। चलो करो सॉल्व, देखते हैं क्या क्या आंसर आता है। राइट आना चाहिए। ध्यान से देखना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आयंस दिए हुए हैं और उनकी वैल्यूज भी काफी क्लोज क्लोज हैं, तो परफेक्टली कौन से आयन का कौन सी वैल्यू दी है उसको ध्यान से करना, अदरवाइज रॉन्ग हो सकता है। ओके, एक आंसर तो आ गया। एटलीस्ट 2 लोग और आंसर प्लीज, जल्दी। आपका भी आंसर सही है, दोनों का आंसर मैच तो कर रहा है। तिशा और शमिता, अब दोनों का आंसर मैच तो कर रहा है। कोई और इसका आंसर आया हो? इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से करना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत ज्यादा टाइम ले लो आप। ओके, 3 आंसर आ चुके हैं। चलो ठीक है, देखते हैं वैल्यूज, है ना। एक तो है 256.8 और एक 259.8, और आई थिंक यही वैल्यूज दी है आप लोगों ने।
अच्छी बात है। चलो तो ये आंसर है, ठीक है, ओके। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मैं बोलूँ ये काउलब्रुच लॉ पे क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है। बट आप प्रेजेंट करना, ये सब प्रेजेंट मैं नहीं सिखा रहा हूँ, ये सब तो देख सकते हो अकॉर्डिंग टू काउलब्रुच लॉ एंड ऑल, वो सब लिखना रहता है, वो सब आप लिख सकते हो। आई थिंक मेन हमें सॉल्व करना आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ऐसे आयंस के फॉर्म में दिया तो ऐसे आयंस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, ठीक है। वो यहाँ पर आयंस के फॉर्म में दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ स्प्लिट कर सकते हैं आप, ठीक है। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ये दूसरी एप्लीकेशन है, ये इन्होंने बताई नहीं है, शायद बताई होगी यहाँ पर, हाँ दिया है, देखो दूसरी एप्लीकेशन इसकी ये होती है काउलब्रुच लॉ की, टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कोई निकालता है क्या, उसका तो 1 होता है ना। एक मिनट, ओके हाँ, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, और वो भी बहुत लॉजिकल है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों निकालेंगे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, तो इतना दिमाग लगा सकते हैं। फिर इसका फॉर्मूला भी हम दिमाग लगा सकते हैं, इसके फॉर्मूले में ना स्टूडेंट गड़बड़ कर देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या, ध्यान से सुनो, इसका फॉर्मूला है दिस अपॉन दिस, मतलब मोलार कंडक्टिविटी अपॉन मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब स्टूडेंट को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि उन लोग ये करने की बजाय ये कर देते हैं। अब इसके पीछे भी बहुत लॉजिकल है, ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता। क्यों, आप सोच सकते हो, देखो क्यों नहीं हो सकता ऐसा। आप सबको पता है कि कौन सी इन दोनों में से वैल्यू ज्यादा होती है, ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है कि ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन मुझे इतना बताओ आप लोग कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, न्यूमरेटर वाली कि डिनोमिनेटर वाली। आप न्यूमरेटर के लिए m और डिनोमिनेटर के लिए d लिख सकते हो, कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है आपके हिसाब से, वो बताओ। मैसेज मैसेज बोलना नहीं, कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, सिखाया मैंने इतना, अब बताओ कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, न्यूमरेटर वाली कि डिनोमिनेटर वाली। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ, इसके लिए ना। आप बोलोगे मैंने तो 2 इक्वेशन लिखे, दोनों में अलग अलग है, तो मैंने जो येलो में किया है उसकी बात कर रहा हूँ। वैल्यू किसकी ज्यादा होती है, न्यूमरेटर वाले की कि डिनोमिनेटर वाले की। आयुष एक बार सोचो, बाकी लोगों ने तो सही बोला है, आयुष एक बार देखो। ठीक है, तो आंसर है आपने सही दिया है सबने, डिनोमिनेटर ज्यादा होता है। क्यों, ये मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन है। आपको पता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे आयंस फ्रीली घूम सकता है, फ्रीली भाग सकता है, तो फ्रीली भाग सकता है तो उसका कंडक्टेंस तो ज्यादा ही होगा। ये तो मैं सिखाया इतना स्ट्रेस देके, ठीक है। आयुष समझ में आया क्या, डिनोमिनेटर ज्यादा होगा आयुष। समझा, ठीक है। तो अब आप लॉजिक लगाओ कि अगर आप गलती से एग्जाम में ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे, एक मिनट, हाँ एग्जाम में आप गलती से अगर ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे तो अपना दिमाग भी तो आप यूज कर सकते हो। ये फॉर्मूला कैसे हो सकता है, अगर ये फॉर्मूला हुआ तो आपको पता है कि ये वैल्यू ज्यादा होती है, और अगर ये वाली वैल्यू ज्यादा होती है और ये कम होती है तो आंसर तो 1 से ज्यादा आएगा, 1 से ज्यादा आएगा। और अल्फा कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, अल्फा कभी 1 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो लॉजिकल फॉर्मूला यही होगा। समझ में आया, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल। स्टूडेंट्स ज्यादातर इस पार्ट में कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने कंसेप्चुअली समझा दिया। अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला क्या है, मोलार कंडक्टेंस अपॉन मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और हमें पता है अल्फा कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ऑब्वियसली जो मैंने इसके ऊपर वाला इक्वेशन लिखा वो नहीं हो सकता, फॉल्स है वो। समझ में आया, आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो। तो बहुत सिंपल है, तो ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, मैंने जो सिखाया उसको याद रखो, कंसेप्चुअली याद रहता है तो सब याद रह जाता है, ठीक है। अब एक और चीज के इन्होंने क्या किया है, इसके लिए इन्होंने यहाँ पे सी लिखा है, सी मीन्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन, सी मीन्स एट एनी कॉन्सेंट्रेशन। इस नॉट का मतलब क्या है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फॉर्मूला आपके सामने ये रहा। तो दूसरा इसका एप्लीकेशन है काउलब्रुच लॉ का, मोलार कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं निकाल, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्यों निकालेंगे, अल्फा 1 होता है,
क्लियर? फॉर्मूला देखो आपके सामने, लैम्बडा सी अपॉन लैम्बडा नॉट। क्लियर? ओके, अब ये क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है, क्वेश्चन में ना ये दिया रहता है, कौन सा, लैम्बडा सी दिया रहता है। कैसे पहचानोगे, लोग लिखते हैं एट दिस कॉन्सेंट्रेशन इज दिस। तो आपको निकालना क्या होता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालना होता है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन कैसे निकालेंगे, काउलिट्ज लॉ से, और फिर दोनों का रेशियो लोगे तब अल्फा मिलेगा। समझ आया? तो कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है क्वेश्चन में, कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड दोनों दिए रहते हैं, बट पहचानना भी आना चाहिए कि कौन सा लैम्बडा सी है कौन सा लैम्बडा नॉट है। वो तो पहचान लोगे ना जहाँ इनफाइनाइट डाइल्यूशन लिखा है। आप देखो, पढ़ो, और ये वाला क्वेश्चन पढ़ो, आपको समझ में आता है कि कौन सी वैल्यू क्या है। देखो, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ दिस of 0.01 molar acetic acid is this much, और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे भी दे रखा है। और लॉजिक सी बात भी, आप पहचानना क्या है, जो वैल्यू कम होगी वो न्यूमरेटर पे आएगी, जो वैल्यू ज्यादा है वो डिनोमिनेटर पे आएगी, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने ऊपर वाली वैल्यू बड़ी लिख दी तो अल्फा का वैल्यू बहुत बड़ा आ जाएगा। तो पहचानने की भी जरूरत नहीं है, लॉजिक भी यूज कर सकते हैं। समझा? एक मिनट। ओके, ठीक है, इधर समझ में आ गया? हाँ सर। हाँ यस सर। सर। सिंपल, यहाँ तो लॉजिकल, एकदम लॉजिकल। अब तीसरी एप्लीकेशन क्या है, तीसरी एप्लीकेशन ये रही आपके सामने, ये तीसरा क्वेश्चन। आप पहले तो समझिए के क्या है, मेरे ख्याल से पता होगा, आपने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है ना, के क्या होता है? Acid dissociation constant. परफेक्ट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। के क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। के भी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। तो बस उसका फॉर्मूला ये है, एक बार आपने अल्फा निकाल लिया तो अल्फा स्क्वायर सी अपॉन 1 माइनस अल्फा। ये कैलकुलेशन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि इतना खतरनाक कैलकुलेशन, बट लॉग है ना आपके पास, लॉग बुक से कर सकते हो। तो तीसरा एप्लीकेशन यही है कि आप क्या निकाल सकते हो, के और के बी। आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड निकाल सकते हो, आप डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस निकाल सकते हो। दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम है ना। अल्फा आपने निकाल लिया, उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन तो दे रखा है, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन। बस इस तरह से ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है। समझ में आया? Yes sir. हाँ सर। एकदम क्लियर? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो बताओ। आज का पूरा इतना टॉपिक पढ़ा, कोई डाउट आपको इस 2 No पेज doubt, पे कोई sir. डाउट है? पढ़ लेना, एक बार वापस पढ़ लेना। और अरे हाँ, मैं आपको न्यूमेरिकल भेजना भूल गया वापस, किसी में न्यूमेरिकल याद आया मुझे अचानक से वापस। कोई बुक मिली क्या आपको कहीं से न्यूमेरिकल के लिए? No, करो sir. सॉल्व, हाँ कुछ कहीं ना कहीं से एडजस्ट करके सॉल्व करो। हाँ तो बताओ, आज के टॉपिक यहाँ पर हम रुक जाते हैं। कोई डाउट है आपको? नो किसी को कुछ सर। पूछना है? सब क्लियर? ठीक है ना, सब कुछ समझ में आ गया ना। कॉलरिच लॉ की 3 एप्लीकेशंस क्या है टू फाइंड आउट द, पहला एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ, टू फाइंड आउट द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। हालांकि स्ट्रॉन्ग भी फाइंड कर सकते हैं, बट ज्यादा हम किसको प्रेफरेंस देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, और वो बहुत ही लॉजिकली सॉल्व हो जाता है। कैसे लॉजिक है मैंने आपको समझाया, क्योंकि कौन सी वैल्यू ज्यादा होती है, हमेशा मोलार कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू ज्यादा होती है। तीसरा एप्लीकेशन है इसका, टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड टू फाइंड आउट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। ठीक है, मैंने आपको कॉलरिच लॉ भी समझाया, आप देख सकते हो वो पूरा इंडिपेंडेंट, वो सब समझाया मैंने आपको अच्छे से। और ये ग्राफ याद रखना, कुछ नहीं पूछते, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया वो भी कैसे पूछते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना किसके लिए होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। किसी को भी कोई डाउट है यहाँ तक? एनीवन? किसी को नहीं? चलो ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। सर आप पिक्स भेजो ना बोलो। न्यूमेरिकल्स के।
हाँ तो मैंने बोला था ना मुझे याद दिला देना सर से, मैं भूल गया ना, मैं आपको बोलता हूँ ना, मैं अपनी पढ़ाई करने लग जाता हूँ, मैं भूल जाता हूँ। मैं जैसे आप लोग अभी अपने लेक्चर देख रहे हो वैसे मैं अपने लेक्चर देखने बैठ जाता हूँ। मेरी भी तो है, मेरी एमबीबीएस की जो लेक्चर्स होते हैं वो देखने पड़ते हैं मुझे, तो मैं उसके चक्कर में भूल जाता हूँ। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मुझे याद दिला देना सर के थ्रू, मैं भेजता हूँ, ठीक है, मैं भेजता हूँ। और फिर भी मैं आपको अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर मैं भूल गया तो आप याद एक बार सर के थ्रू याद दिला दो, एक बार हम सर को मैसेज कर दो कि राहुल सर ने ऐसा बोला था करके, मेरे को सर का मैसेज आएगा, याद रहता है मेरे को, ठीक है। हाँ सर। यस सर। चलो बाय, आज का टॉपिक खत्म। बाय सर। बाय बाय सर। सर। ओके बाय सर। बाय।